वेलकम बैक टू इंश्योरेंस मंत्रा। वक्त है हमारे एक्सपर्ट स्पीक सेगमेंट का और आज हमारे साथ है नीरा सक्सेना, नेशनल इंश्योरेंस की पूर्व जनरल मैनेजर और डायरेक्टर और जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस की पूर्व एमडी एंड सीईओ। अपने लंबे अनुभव के आधार पर हम उनसे जानेंगे कि क्या जो इश्यूज है पॉलिसी होल्डर्स के उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे ज़्यादातर जो शिकायतें आती है, सवाल होते हैं रूम रेंट डिडक्शन के, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज और क्लेम्स के, और जो क्लेम के अंदर डिडक्शन हो जाता है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, हमारे दर्शकों के सवाल लेंगे। नीरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंश्योरेंस मंत्रा में। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, जिस तरह से आपके पास अनुभव है इंश्योरेंस का, उसी आधार पे जो हमारे पास सवाल आते हैं। एक सवाल हमारे पास आया है, उससे मैं आपसे शो की शुरुआत करना चाहता हूं। सवाल में हमें रवि पूछते हैं कि व्हाई डू पॉलिसी होल्डर स्टिल फेस सो मेनी डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू रूम रेंट डिडक्शन डिस्पाइट हैविंग लार्ज हेल्थ इंश्योरेंस कवर। तो रूम रेंट डिडक्शन को लेकर क्यों डिडक्शन होता है रूम रेंट डिडक्शन का, और इससे कैसे पॉलिसी होल्डर्स निजात पा सकते हैं? जी। पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस शो में मुझे भाग लेने का मौका दिया। और दूसरा कि आज भी अगर देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें पॉलिसी होल्डर्स को पता नहीं होती हैं जब वो पॉलिसी खरीदते हैं। और जब एक रूम रेंट की एक लिमिट लगा दी जाती है उनके सम इंश्योर्ड पे उस क्लॉज़ में, तो पॉलिसी होल्डर उस टाइम जब उसको बहुत ज़रूरत होती है अस्पताल में भर्ती होने के लिए और वो अपना रूम रेंट को देखता नहीं है या समझता नहीं है और एक हायर कैटेगरी रूम के लिए भी वो ऑप्ट कर जाता है, जबकि हॉस्पिटल के पास रूम होते हुए भी कभी-कभी हॉस्पिटल उसको उकसाते हैं कि ये रूम अवेलेबल नहीं है, आप दूसरे रूम में चले जाइए। तो उसका इम्प्लीकेशन ना जानते हुए पॉलिसी होल्डर जो है, वो एक हायर रूम रेंट को ऑप्ट कर जाता है। लेकिन उसको बाद में ये ज्ञान मिलता है कि वो हायर रूम रेंट में जाने से सिर्फ उसका रूम रेंट डिडक्शन क्लेम में नहीं होगा, लेकिन उसके रूम रेंट रिलेटेड जितने भी अमाउंट हैं, जो डायग्नोसिस से रिलेटेड हो या उसके डॉक्टर से रिलेटेड हो या उसके मेडिसिन से रिलेटेड हो। मेडिसिन तो ठीक है, चलिए फिर भी एक एक तह तक इंश्योरेंस कंपनी और टीपीए उसको दे देती हैं कि क्योंकि मेडिसिन तो उसको उसी डिजीज़ के लिए उसी के लिए दिया गया। लेकिन जहाँ तक कि सर्विसेज़ का सवाल होता है, नर्सिंग सर्विसेज़ हुआ, डॉक्टर सर्विसेज़ हुआ और तमाम सर्विसेज़ जो एक रूम रेंट के हिसाब से हॉस्पिटल चार्ज करता है, उसमें भी उसको एक प्रोपोर्शनेट डिडक्शन मिलता है। तो उसके कारण क्या होता है कि एक रूम रेंट की वजह से अगर उसका क्लेम जो है से 50,000 का हुआ, तो उसको रूम रेंट डिडक्शन आते-आते उसका क्लेम 25 या 30,000 पे अटक जाता है, जिससे कि काफ़ी एक तरह की एक ग्रीवेंस उत्पन्न होती है और ये पॉलिसी होल्डर एक तरह से डिससैटिस्फाइड पॉलिसी होल्डर हो जाता है। तो मेरा ये विचार है कि रूम रेंट को लेकर एक थोड़ा-सा अभियान इंश्योरेंस कंपनियों को पॉलिसी होल्डर को समझाना चाहिए। दूसरी चीज़, पॉलिसी होल्डर जब भी एक पॉलिसी खरीदें, तो उसमें एक रूम रेंट के रिलेटेड एक जो उसमें एक लिमिट लगाई जाती है, उस पे ध्यान दें और वही पॉलिसी लें। आजकल पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं, मतलब जहाँ आप पे मैडम कि कहना रूम चाहती हैं रेंट कि वही पॉलिसी ली जाए जिसमें किसी भी तरह का रूम रेंट नहीं हो, क्योंकि अगर रूम रेंट विदाउट रूम रेंट की लिमिट वाली अगर पॉलिसी लेंगे तो आपको क्लेम में कोई डिडक्शन नहीं होगा। यस, क्लेम में कोई डिडक्शन नहीं होगा और आपको एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे किस कैटेगरी का रूम लेना है। तो वो ज़्यादा बेहतर एक विकल्प रहेगा। और एक और हमारे पास सवाल है, लक्ष्मण का सवाल है। लक्ष्मण अपने सवाल में कह रहे हैं कि उनका अनुभव ये रहा है कि 2 बार उन्होंने जब भी क्लेम लिया तो कुछ पार्शियल क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये उनका जो भरोसा है इंश्योरेंस के अंदर कम करता है। तो क्या वजह होती है कि पार्शियल क्लेम जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है? जी, इसमें बहुत सारी वजहें होती हैं और इसमें जो है क्या रहता है कि हॉस्पिटल भी कई बार इसमें ज़िम्मेवार रहते हैं। तो हॉस्पिटल क्या करते हैं कि अपना जब बिल बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का शायद उनके पास एक बाइफरकेटेड एक बिलिंग का सिस्टम नहीं रहता है, तो जिसमें कि वो बहुत सारी चीज़ों को अदर्स में डाल देते हैं। जब ये अदर्स की कैटेगरी टीपी के पास जाती है, तो वो जो है वो अदर्स को ना समझते हुए उतना अमाउंट को वो डिडक्शन में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक डिस्प्यूट उत्पन्न होता है फिर से।
तो पॉलिसी होल्डर के हिसाब से उसने पेमेंट किया जो हॉस्पिटल ने उससे माँगा और बिलिंग उसने उसी हिसाब से माँगा। लेकिन हॉस्पिटल ने जब टीपीए को बिलिंग भेजा तो उसमें अदर्स की कैटेगरी में बहुत सारा अमाउंट डाल के भेज दिया। तो इस तरीके से जो होता है कि एक पार्शियल जो क्लेम होता है वो दिया जाता है इंश्योर्ड को और एक तरह की एक डिससैटिस्फैक्शन इंश्योर्ड में आती है। उसके बाद इंश्योर्ड को फिर वो प्रूव करना पड़ता है कि अदर्स में क्या-क्या चीज़ें हॉस्पिटल ने चार्ज करी हैं। फिर वो हॉस्पिटल के चक्कर लगाता है, फिर वो हॉस्पिटल उसको क्लैरिफ़ाई करता है। तो ये करते-करते जो है एक तरह का जो है ये रिजेक्शन ऑफ क्लेम की तरफ चलता जाता है और उससे पॉलिसी धारकों को काफ़ी समस्या आती है। सवाल मेरा मुकेश का आया है, सूरत से मुकेश हैं। मुकेश अपने सवाल में लिख रहे हैं कि जब होम लोन लेने गए तब उन्हें कंपलसरी कहा गया कि आपको इंश्योरेंस लेना ही है। और मैम, आप तो जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस की एमडी सीईओ भी रही हुई हैं। आपके नेतृत्व में जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने विस्तार किया था और हाउसिंग लोन के कारोबार में थी। तो क्या ऐसी वजह होती है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, बैंक्स हैं, वो क्रेडिट लिंक प्रोडक्ट पर ज्यादा जोर देती है और उसी वजह से हम देखते हैं कि मिस सेलिंग भी ज्यादा देखने को मिलती है? जी। सबसे पहली बात ये थी कि जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस की एक अपनी स्कीम थी कि जहाँ हम लोग हर एक पॉलिसी धारक को उसका जो भी हम लोन देते थे जिस घर के लिए, उस घर को हम एक इंश्योरेंस फायर के तहत ज़रूर करवाते थे कि कल को कोई भी रिस्क उसमें आता है आग लगने का और आग से रिलेटेड जितने भी कवर होते हैं, तो वो हम उसको फ्री में कवर करके देते थे। दूसरी चीज़ क्रेडिट लिंक्ड इंश्योरेंस में हमने देखा कि अगर एक व्यक्ति जिसने होम लोन लिया है और उसका एक्सीडेंट होता है या उसको एक क्रिटिकल इलनेस होती है, तो उस केस में क्या होता है कि उसको लोन को रीपेमेंट करने में तकलीफ आती है, दिक्कत आती है। तो इसके लिए हमने कुछ जनरल इंश्योरेंस कंपनियों से बात करके अपने यहाँ एक अभियान चलाया कि आप ये पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी और ये क्रेडिट लिंक इंश्योरेंस जो कि एक क्रिटिकल इंश्योरेंस के तहत दी जाती है, इसको लीजिए, जिसमें इंश्योरेंस कंपनियों ने हमें 4 से 6 किश्तें भरने की अपनी तरफ से इंश्योरेंस कंपनियां हमें किश्त भर के देती थी, अगर ये किसी के साथ इस तरह का हादसा हो जाता था। तो उससे एक विन-विन सिचुएशन आती थी। एक तरह तो हमारे को भी लोन समय पर लोनी से मिलता था और दूसरा लोनी भी अपने 4 से 6 जो उसकी इंस्टॉलमेंट होती थी, उसका कवरेज पाता था। तो आपका कहना है कि ये लोगों को लेना ही चाहिए, इसमें कोई मैंडेट नहीं है, आपको स्वेच्छा से लेना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है? जी, ये स्वेच्छा की बात थी लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि इसमें एक कंपल्शन भी आना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति जो एक लोन लेता है उसके ऊपर लोन को उतारने का भी दायरा है। तो लोन कैसे उतारा जाएगा अगर वो ऐसी सिचुएशन में आता है लाइफ में, तो अगर हम इसको एक तरह का कंपल्सरी क्रेडिट लाइफ कर दें तो उससे सबको फ़ायदा होगा। मैम, आखिर में आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से, क्योंकि आपने हेल्थ इंश्योरेंस में भी काफी काम किया है, आप देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया के हेल्थ डिपार्टमेंट में भी रही हैं, तो हम देख रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ग्राहकों की शिकायतें काफी बढ़ रही है, हॉस्पिटल्स के साथ विवाद बार बार आ रहे हैं। तो इससे ग्राहकों का ट्रस्ट भी कम हो रहा है। तो इससे कैसे दूर किया जा सकता है जहां पर हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनियां एक साथ काम करें और पॉलिसी होल्डर पे भार नहीं आए? जी। इसमें दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनियों को भी काम करना पड़ेगा, हॉस्पिटलों को भी काम करना पड़ेगा और जहाँ तक कि मैं समझती हूँ कि इसमें हॉस्पिटल्स का बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि एक तरह का जो ओवर बिलिंग होती है हॉस्पिटलों द्वारा, उन कस्टमर के लिए कि जो इंश्योरेंस में जिनकी पॉलिसियाँ होती हैं ये एक तरह का बर्डन डालता है इंश्योरेंस कंपनीज़ के ऊपर और दूसरी बात कि जिस तरह का इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पर मेडिकल फील्ड में चल रहा है, तो उसको ले देखते हुए भी हर साल एक 10 से 12% का इन्फ्लेशन आता है मेडिकल फील्ड में, जिसकी भरपाई जो है इंश्योरेंस कंपनियाँ करने में थोड़ा-सा दिक्कत महसूस करती हैं। तो उसका एक ही विकल्प रह जाता है कि आप इंश्योरेंस प्रीमियम को बढ़ाएँ और अपना अपनी जो भी लॉस है उसको थोड़ा-सा रिकवर करें। लेकिन जहाँ तक कि एक सीनियर सिटीज़न का सवाल है, मुझे लगता है कि अभी गवर्नमेंट ने उनको राहत दी है 18% जीएसटी उनकी पॉलिसियों पे हटा के, इंडिविजुअल पॉलिसियों पे हटा के। तो ये राहत जो है ये इंडिविजुअल पॉलिसीज़ के लिए होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी राहत है
और सीनियर सिटीजन की जो एक सब्सिडाइज प्रीमियम है, मुझे लगता है अगर हमारे यहाँ यंग जनरेशन सारी की सारी कम से कम सारी तो ना ये सही कि 30-40% भी यंग जनरेशन अगर इन पॉलिसियों को लेती है, तो कहीं ना कहीं जाकर हमारे सीनियर सिटीजन्स के प्रीमियम के ऊपर भी इसका काफी असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में ये प्रीमियम को हम रीजनेबल कर पाएंगे। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोग अगर इंश्योरेंस के दायरे में आते हैं तो सीनियर सिटीजन्स का प्रीमियम कम हो सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया नीरा जी आज हमारे शो को जॉइन करने के लिए। लेकिन जाते-जाते हम आपको बताते हैं हमारा डिड यू नो सेगमेंट। क्या आप जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में रूम रेंट लिमिट सिर्फ कमरे तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि यह पूरे बिल पर असर डाल सकती है। उदाहरण के लिए अगर आपकी पॉलिसी में 10,000 रुपये प्रतिदिन की सीमा है और आप 14,000 रुपये का कमरा लेते हैं, तो इंश्योरर जो है, इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ रूम चार्ज नहीं बल्कि डॉक्टर की फीस, सर्जरी कॉस्ट और दूसरे खर्चे भी 40% तक घटा सकती है। यहां तक कि 20 लाख से 1 करोड़ तक का कवर भी आपके लिए आपको नहीं बचा सकता। अगर आपने बड़ा कवर भी लिया है तो रूम रेंट की लिमिट की वजह से आपको पूरा कवरेज नहीं मिलेगा। इसलिए रूम रेंट कैप या फिर अस्पष्ट जो अनक्लियर जैसे शब्द है सिंगल प्राइवेट रूम लिखा है, इसलिए पॉलिसी चुनने से पहले जरूर देखें कि रूम रेंट कैप या प्रोपोर्शनल रिडक्शन क्लॉज है या नहीं। सिंगल रूम का मतलब स्टैंडर्ड है या डिलक्स है, ये भी आप जांच करें कि सिंगल रूम का क्या मतलब है। क्या हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज के लिए कुछ रूम कैटेगरी पर रोक है? क्योंकि याद रखिए सिर्फ सम एश्योर्ड ही नहीं बल्कि फाइन प्रिंट भी तय करता है कि आप कितना बचा पाएंगे। इसलिए सोच समझकर चुनिए, सुरक्षित रहिए। यही है हमारा इंश्योरेंस मंत्र।